अवस्थिति को हम किन किन अध्ययन बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे? तो अवस्थिति के लिए हमें 3 अध्ययन बिंदुओं की सहायता लेनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर 1 अध्ययन बिंदु की, तो हम बात कर सकते हैं दिक्। और दिक् का अर्थ आप सभी को पता है, दिक् यानी क्या होता है? दिशा। तो दिक् स्थिति अर्थात राजस्थान की जो अवस्थिति है उसमें नंबर 1 है दिशा के आधार पर स्थिति, दूसरी है कटिबंधीय स्थिति, और तीसरी है रेखीय स्थिति। रेखीय स्थिति दिक् में हमें 2 चीज याद रखनी है अच्छी तरह से। दिक् में एक आपको याद रखना है कि राजस्थान की दिशा के आधार पर ग्लोब पर कौन सी स्थिति है, ग्लोब दिशा के आधार पर ग्लोब पर स्थिति के बारे में, और एक और याद रखना है आपको राजस्थान की भारत में कौन सी स्थिति है दिशा के आधार पर। ये हम दिक् यानी दिशा के आधार पर अध्ययन करेंगे। उसके बाद में 2 प्रकार के कटिबंध हमारे यहाँ पाए जाते हैं। कौन कौन से कटिबंध में हमारा राजस्थान आता है, उन दोनों कटिबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। और रेखाओं की पृथ्वी पर दिशा भ्रम को दूर करने के लिए रेखाएं खींची गई है। जो 2 प्रकार की रेखाएं होती है, उन दोनों प्रकार की रेखाओं का अध्ययन करेंगे हम आगे। दोनों प्रकार की जो रेखाएं खींची गई है उनका अध्ययन करेंगे। एक है अक्षांश रेखा या अक्षांशीय स्थिति, और दूसरी है देशांतर रेखा या देशांतरीय स्थिति। तो अक्षांश रेखाओं के आधार पर स्थिति और देशांतरों के आधार पर, देशांतर रेखाओं के आधार पर स्थिति। जब हम अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे तब ताई वाली कहानी पढ़ेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति के बारे में। ग्लोब, जैसे कि आपने देखा होगा पृथ्वी का जो मानचित्र या प्रारूप माना है वो ग्लोब को माना हुआ है। अर्थात मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर इसे हम क्या मान सकते हैं? ग्लोब मान सकते हैं। गोल पूरा का पूरा, ये गोल है पूरा। तो ये क्या है? इसका एक भाग हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। ये तो ये गोल है, इसका एक भाग हमें यहाँ दिखाई दे रहा है आगे आगे का। ठीक है, तो हम इसे ऐसे मान सकते हैं कि ये क्या है? एक गोला। क्या है यहाँ पे? एक ये गोला है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एक गोला दिखाई दे रहा है हमें, गोला। इस गोले को अगर मैं बीचों बीच से एक लाइन द्वारा काट दूं, इसके बीचों बीच में एक लाइन खींच दूं, तो अब क्या हो जाएगा? आधा आधा गोला हो गया। इसमें जो मैं ऐसे लाइनें खींच रहा हूं, ऐसे डॉट्स में यहाँ पे बना रहा हूं, ये कौन से में है? उत्तर वाले में। और ये कौन से में है? दक्षिण में। सबसे पहले मैं उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बारे में थोड़ा बता देता हूं। आप ऐसे जिस भी दिशा में मुंह करके खड़े, जैसे हम सभी ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो हमारा जो सिर कौन सी दिशा में है? उत्तर में, और पैर दक्षिण दिशा में। ये कंफ्यूजिंग भी दूर कर लेना, सिर उत्तर, पैर दक्षिण दिशा में। इसी प्रकार से अगर हम सही सीधे हाथ से लिखते हैं तो ये कौन सा है? ये हमारी पूर्व दिशा है। और अगर हम उल्टे हाथ से लिखते हैं, जो लोग उल्टे हाथ से लिखते हैं उनके लिए पश्चिमी दिशा। तो ये आपका दिशा याद रखना। इसी प्रकार से आगे इसी में चर्चा करते हैं। तो अब क्या हुआ? 2 गोले हो गए, पूरे गोले तो नहीं, आधे आधे गोले। कौन कौन से? एक गोला तो ये हो गया गोला, पर ये पूरा गोला नहीं है, आधा गोला है। कौन सी दिशा का? इसके यहाँ कौन सी दिशा है? उत्तरी। तो आप लिख दोगे उत्तरी। गोला है, गोल था, अब आधा हो गया, तो गोल प्लस अर्ध बराबर गोलार्ध। गोल एक पूरा गोला था, वो गोला आधा हो गया, तो अब इसे बोला जाएगा उत्तरी गोलार्ध, और इसे बोला जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि गोला कैसे हो गया? आधा हो गया। ठीक है, तो आपके ये समझ में आ गया गोलार्ध किसे कहा जाता है? एक गोला जिसे बीच में भूमध्य रेखा द्वारा, विषुवत रेखा, इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमि को बराबर 2 भागों में काटने वाली सबसे लंबी रेखा भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा, अक्षांश रेखा। इसने उत्तर और दक्षिण 2 गोलार्धों में काट दिया है। ठीक है, तो ये उत्तर वाला और ये दक्षिण वाला। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ये लाल कलर की एक लाइन है, उस लाइन को देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा, प्रधान मामोत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है। इस रेखा ने भी इस गोले को 2 भागों में बांट दिया। इस ब्लैक लाइन को भूल जाए तो एक इधर का और एक इधर का। ये जो लाल वाले डॉट्स है ये कौन से गोलार्ध के हैं? ये हो गया हमारा पूर्वी गोलार्ध, और ये हो गया कौन सा?
पश्चिमी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, और ये दोनों पूरा का पूरा इधर का पूर्वी गोलार्ध। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो जो हमारा राजस्थान है वो लगभग यहां आता है। कहां आता है राजस्थान? इस भाग में। तो यहां पे राजस्थान आता है। तो अब आप बताओ कि राजस्थान ग्लोब में कौन सी दिशा पर है? राजस्थान ग्लोब में कौन सी दिशा पर है? अब हम आसानी से देख करके ये बता सकते हैं कि देखो, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में। राजस्थान ग्लोब में कहां पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कहां पर है ग्लोब में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। क्लियर हो गया यहां तक? अब देखते हैं आगे, भारत की बात करते हैं। यह भारत का मानचित्र है। इस मानचित्र में ये जो हरे कलर से बनाया हुआ है वो हमारा राजस्थान है। अब आपको पता ही है कि भारत का सबसे उत्तरतम जो राज्य है वो J&K है। सबसे पूर्वी राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। दक्षिण में तमिलनाडु है, और इधर पश्चिम की अगर हम बात करेंगे तो ये गुजरात। पश्चिम में कौन सा है? गुजरात। और ये J&K हो गया, और तमिलनाडु हो गया कहां पे? दक्षिण में। तो इन दोनों दिशाओं के बीच में कौन सी दिशा रहती है? उत्तर पश्चिम। तो राजस्थान भारत में कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिमी दिशा में है। कौन सी दिशा में है भारत में? उत्तर पश्चिमी दिशा में है। तो ये तो हो गया दिक् के आधार पर, यानी दिशा के आधार पर राजस्थान की कौन सी दिशा है। ठीक है, अब बात करते हैं कटिबंध के आधार पर। अभी कटिबंध के आधार पर बात करें तो ये हमारी एक पृथ्वी का मैंने यहां बना रखा है गोला। इसमें अगर हम बात करें तो एक रेखा है जिस रेखा का नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके ऊपर 1 2 3 यहां 90 तक लाइनें हैं। 1 2 3 90 तक यहां लाइनें हैं। उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव। यहां एक रेखा है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। यहां है 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा। यहां भी 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा, और ये 23.5 डिग्री। ये 23.5 को हम 23 डिग्री लिख सकते हैं, ऐसे डिग्री का निशान, और 30 मिनट लगा सकते हैं। 30 मिनट ऐसे, ये हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं 23 डिग्री और 30 मिनट, और ऐसे भी लिख सकते हैं 23 सही 1/2 डिग्री। जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आप लिख सकते हो। ठीक है, दोनों सही है। और यह भी क्या है? अक्षांश। पर इनमें अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर। क्या है? ये जो 23.5 वाला अक्षांश है ये कौन सा है? ये है दक्षिणी अक्षांश। ये 66.5 है, ये कौन सा है? दक्षिणी अक्षांश। ये कौन सा है? उत्तरी अक्षांश। और ये कौन सा है? उत्तरी अक्षांश। और ये उत्तरी ध्रुव 90 उत्तरी अक्षांश और 90 दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश। अक्षांश। सूर्य की बात करें तो सूर्य 12 महीने तक इन्हीं रेखाओं के बीच में सीधा चमकता है। इन्हीं रेखाओं के बीच में सूर्य 12 महीने तक सीधा चमकता है। यहां पर थोड़ा सा देखो, यहां पे 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है। जून के बाद में ये जून, जुलाई, अगस्त और 23 सितंबर को सूर्य यहां सीधा चमकेगा। अक्टूबर, नवंबर और 22 दिसंबर को सूर्य सीधा चमकता है। कहां पर? इस रेखा पर। 22 दिसंबर को सूर्य यहां सीधा चमकता है। दिसंबर के बाद में जनवरी, फरवरी और मार्च में, किस मार्च को सूर्य सीधा कहां चमकता है? यहां पे। फिर अप्रैल, मई और 21 जून को सूर्य यहां सीधा। तो हम कह सकते हैं 12 महीने तक सूर्य इन्हीं इन रेखाओं के बीच में, कहां से? 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच सीधा चमकता है। और हमें यहां पे इस 0 डिग्री को नाम दिया जाता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जबकि जो 23.5 दक्षिणी अक्षांश है उसे नाम दिया जाता है
मकर रेखा, और यहां नाम दिया जाता है उत्तर में 23.5 को कर्क रेखा, और यहां पे जो 66.5 है उसे दिया जाता है, उत्तर क्या है तो आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, और दक्षिण में है तो अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त भी बोल सकते हैं, क्योंकि अक्षांश रेखा है पूर्ण वृत्त बनाती है, अक्षांश रेखा है पूर्ण वृत्त बनाती है, वो आगे देखेंगे थोड़ा सा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इस भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है, यहां से लेके यहां तक उष्ण जलवायु। कौन सी जलवायु है यहाँ पे, उष्ण जलवायु। यहाँ जहां पर सूर्य सीधा चमकता है वहां की हवाएं गर्म हो जाती है, गर्म होकर हल्की हो जाती है, हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और वह न्यून वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे उष्ण जलवायु पाई जाती है। जबकि 66.5 के ऊपर, 66.5 के ऊपर सूर्य हमेशा क्या होता है, तिरछाई चमकता है। 66.5 के ऊपर सूर्य हमेशा क्या होता है, तिरछाई चमकता है। इसीलिए यहाँ पाया जाता है शीत कटिबंध। कौन सा कटिबंध, शीत कटिबंध। और यहाँ भी पाया जाता है कौन सा, शीत कटिबंध। शीत और उष्ण के मध्य में, शीत प्लस उष्ण के मध्य में जो कटिबंध पाया जाता है उसे बोला जाता है उपोष्ण या शीतोष्ण। उपोष्ण या शीतोष्ण, उपोष्ण या शीतोष्ण। यहां भी इसको आगे काटा हुआ है, जैसे उपोष्ण 40 तक है, 23.5 से और 40 तक उपोष्ण है, 40 से 60 तक शीतोष्ण है, पर आप शीतोष्ण याद रख लेना, शीत और उष्ण के बीच में शीतोष्ण। अब कोई यहां पे अगर कोई इन दोनों रेखाओं के बीच में है तो वहां उष्ण, अगर कोई यहां से मकर रेखा से अर्थात 23.5 से 66 के बीच में है तो वो उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में आएगा। इसी प्रकार और या कोई शीत कटिबंध में। इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो राजस्थान है, उस राजस्थान के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो हमारा राजस्थान लगभग ऐसा है। हमारा राजस्थान कैसा है, ऐसा है। अगर मैं इस राजस्थान की बात करूं, यहाँ पे हमारे इस राजस्थान में कर्क रेखा जो गुजरती है वो कर्क रेखा यहाँ होके गुजरती है। यहाँ होके कौन सी रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा। कर्क रेखा से लेकर के और नीचे भूमध्य रेखा तक जो क्षेत्र है या मकर रेखा तक का क्षेत्र है, वहां की जलवायु कैसी है अगर हम बात करें तो वहां पर क्या पाई जाती है, उष्ण जलवायु पाई जाती है। तो ये जो क्षेत्र है कर्क रेखा के नीचे वाला, कर्क रेखा के यहां से गुजरती है 23 डिग्री, 23 डिग्री का निशान है और 30 ये मिनट उत्तरी अक्षांश, यह है कर्क रेखा। तो इस कर्क रेखा के दक्षिण में राजस्थान में यहाँ कौन सी जलवायु पाई जाती है, उष्ण जलवायु पाई जाती है। यहाँ कौन सी जलवायु पाई जाएगी, उष्ण, और यहाँ कौन सी, शीतोष्ण। संपूर्ण राजस्थान की अगर हम बात करें तो संपूर्ण राजस्थान का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है, जबकि दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले कौन से कटिबंध में आते हैं, डूंगरपुर का दक्षिणी भाग व बांसवाड़ा जिले का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में आते हैं। तो राजस्थान में दो कटिबंध है, कटिबंधीय स्थिति की बात करें तो एक है शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, और एक है उष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध में अधिकांश क्षेत्र आता है, अधिकांश क्षेत्र किसमें आता है, शीतोष्ण कटिबंध में। किसको छोड़ करके उष्ण कटिबंध में केवल जो आता है, केवल वो है दक्षिणी भाग दो जिलों का, एक है डूंगरपुर, डूंगरपुर और एक है बांसवाड़ा। वैसे डूंगरपुर में होकर नहीं गुजरती, डूंगरपुर के तो चीखली गांव को छूती हुई निकलती है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में होकर कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है आप मुझे कमेंट करके बताओगे, और नहीं तो मैं अगले वीडियो में आपको इसका उत्तर बताऊंगा। तो ये हो गई कटिबंध के आधार पर। अब बात करते हैं अक्षांश व देशांतर, रेखीय स्थिति। राजस्थान की अब बात करेंगे हम रेखीय स्थिति के बारे में। तो रेखीय स्थिति हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, मैं कह रहा था कि अगर हम कहीं पे भी बैठे हुए हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि हम कहाँ पर हैं। अगर आज की तारीख में हमने अभी पढ़ा कि हम भारत के कौन से भाग में हैं, उत्तर पश्चिमी भाग में हैं, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हमारा राजस्थान है। जबकि हम बात करते हैं एशिया में, तो हम एशिया में कहाँ हैं, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया। अब हम दक्षिणी एशिया के कहाँ पर है, दक्षिणी एशिया के मध्य में है। तो देखो हमारी दिशा दक्षिण में भी है, उत्तर में भी है,
उत्तर पश्चिम में। अगर अब कोई बात करे, पाकिस्तान से कोई कहे कि बताओ राजस्थान कौन सी दिशा में आएगा, तो पाकिस्तान यहाँ पे है तो राजस्थान पूरब में हो गया। कोई उत्तर प्रदेश से कहे राजस्थान कहाँ पे है, तो राजस्थान पश्चिम में हो गया उत्तर प्रदेश के। तो ये क्या है, हमारा दिशा भ्रम है। अगर मैं इस पेन के बारे में, हमारे पास एक पेन है, इधर से कहेगा कोई तो ये कौन सी दिशा में है कि साहब ये तो उत्तर दिशा में है। अगर मान ली जाए इस पेन को कोई इधर आपकी साइड से इधर से कहेगा तो कि साहब ये कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। कोई इधर से बोलेगा तो ये कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक दिशा भ्रम है। इसी दिशा भ्रम को दूर करने के लिए ग्लोब पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। पहली बात तो ये रेखाएं काल्पनिक है, अच्छी तरह याद रखना। तो ग्लोब पर दो प्रकार की जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, एक रेखा का नाम है अक्षांश रेखा, एक का नाम है देशांतर रेखा है। ये गोला है, इसमें हम यहाँ से मतलब जीरो अक्ष डी की सहायता से जैसे जीरो का कोण बना दिया हमने, ठीक है, यहाँ पे डी रखा, हम कोण बना रहे हैं। अब इसी प्रकार यहाँ से फिर 1 डिग्री का कोण पूर्व दिशा में, 1 डिग्री का कोण पश्चिम दिशा में, ऐसे कोण बनाते जाएंगे। उन कोणों को मिलाने के लिए मतलब हम कह रहे हैं कि ये गोला, इस गोले में हमने डी की सहायता से ये 0 डिग्री हो गया। यहाँ से हम पहले 1 डिग्री का कोण इधर की दिशा में, 1 डिग्री का कोण इधर, 5 डिग्री का इधर, 5 का इधर, 10 का इधर, 10 का इधर, यहाँ से 15 का इधर, 40 का, 50 का, 60 का या 60 का, ऐसे कोण बनाएंगे। और इन कोणों को मिलाने के लिए जो रेखाएं खींची जाएगी, उन रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश रेखा। क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा। एक बात तो ये, तो हम पहले पढ़ेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में, अक्षांश रेखा, और देशांतर रेखाओं के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम किसके बारे में, देशांतर रेखा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, समान अक्षों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। पहली बात तो किसको मिलाने वाली, समान अक्षों को मिलाने वाली रेखा। कौन से समान अक्ष, 0 वाले अक्ष को 0 के अक्ष से मिलाने वाली, है ना, 23 वाले अक्ष को 23 से मिलाने वाली, 66 वाले अक्ष को 66 से मिलाने वाली, 80 वाले अक्ष को 80 से मिलाने वाली, है ना। यहाँ पे 23.5 अक्ष को 23.5 से, 66.5 के अक्ष को 66.5 से, इसी प्रकार से 80 वाले को 80 से, ऐसे मिलाने वाली, ठीक है। और भी कोई मतलब 50 वाले अक्ष को मिलाने वाली, ऐसे समान अक्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा। समान अक्ष कैसे, यहाँ पर 0 का अक्ष है, फिर यहाँ मान लो 1 2 3 5 का अक्ष है, यहाँ 10 का है, यहाँ 30 का है, यहाँ 50 का है, यहाँ 60 का अक्ष है, यहाँ 70 का अक्ष है, या मान लो यहाँ पे 80 का अक्ष है, ऐसे। इसी प्रकार यहाँ 0 5 10 30 50 60 और 80 का अक्ष। इसी प्रकार दक्षिण में भी यहाँ पे 5 10 30 50 60, यहाँ भी 5 10 30 50 60 और 90 और 90। तो ये जो समान समान अक्ष है, 10 को 10 से, 30 को 30 से, इन समान अक्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। पहली बात तो आपको ये याद रखना है। दूसरी बात, यहाँ पे 0 डिग्री वाली रेखा है, उसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के समानांतर, समान अंतर से मतलब लगभग दूरी बराबर होनी चाहिए हर रेखा की। भूमध्य रेखा के समानांतर दक्षिण और उत्तर में, भूमध्य रेखा के समानांतर, भूमध्य रेखा के समानांतर कहाँ कहाँ, दक्षिण व उत्तर दिशा में जो रेखाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इसके अलावा जो तीसरा अक्षांश रेखाओं के बारे में, और अक्षांश रेखाओं को हम क्या कह सकते हैं, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में या पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में खींची गई रेखा भी अक्षांश रेखा कहलाती है। इसके अलावा और क्या कहेंगे इनके बारे में, और जो मैं बता रहा हूँ वो कहेंगे इनके बारे में। ये तो हो गई इनके आधार पर, किसके, बुक के आधार पर। हमें याद कैसे करना है, तो वो एक लॉजिक है। आप याद रखना है आडी रेखा अक्षांश रेखा, आडी रेखा याद रखना, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। जो आडी पड़ी हुई है वो अक्षांश रेखा। इसी को अगर इंग्लिश में बोले तो आडा होना या लेटना, लेटी हुई रेखा आडी रेखा, है ना। लेटी हुई रेखा या आडी, लेटी से भी याद रखना आप, लेटीट्यूड, इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, लेटीट्यूड रेखा बोलेंगे। जो अक्षांश रेखाएं होती है उनके बीच का, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो
क्षेत्र होता है, बीच का क्षेत्र, वो कहलाता है जोन। क्या कहलाता है? जोन या कटिबंध। जोन या कटिबंध कहलाता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की क्षेत्र की बात कर रहा हूं, और दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहला रहा है? दो रेखाओं के बीच का क्षेत्र, रेखाओं के बीच का क्षेत्र जोन कहला रहा है। दो रेखाओं के बीच की जो लंबाई है वो लगभग 111.13 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की लंबाई होती है 111.13 किलोमीटर होती है, लगभग। ठीक है, हम यहाँ ये नहीं है कि 111 फिक्स नहीं होती, औसत होती है। ठीक है, 111 पॉइंट पे घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, लेकिन 111 तो होती ही होती है औसतन। इसीलिए इनके बीच की दूरी लगभग, अच्छी तरह याद रखना, फिक्स नहीं होती, लगभग होती है, लगभग 111.13 किलोमीटर की दूरी होती है दो अक्षांश रेखाओं के बीच में। और इसीलिए अक्षांश रेखाएं क्या काम आती है? दूरी ज्ञात करने के काम आती है। अक्षांश रेखाएं क्या काम आती है? दूरी ज्ञात करने के काम आती है। अब थोड़ी सी और देख लेते हैं, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो अक्षांश रेखाओं की कुल जो संख्या है वो है 90 ऊपर, 90 दक्षिण में, और एक है जीरो वाली, ये मिलाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 181। अगर 181 ऑप्शन में है तो 181 सही है, लेकिन अगर 179 भी ऑप्शन में है और 181 दोनों ही अगर ऑप्शन में है तो फिर बाद में आपका 179 सही होगा, 81 गलत होगा, क्योंकि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 179 है, ना कि 181। छोटे एग्जामों में 181 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन सही है ये। क्यों है वो देखो, मैंने आपको पहले बताया था समान अक्षों को मिलाने के लिए। मान लेते हैं यहाँ 89 वाला अक्ष है, यहाँ 89 वाला अक्ष है, इसको मिलाने के लिए रेखा खींच दी, लेकिन यहाँ से एक कोण हमने बनाया कितने का? 89 डिग्री का। यहाँ से पूरब में बनाया 89 डिग्री का, रेखा खींच गई, लेकिन इसी जगह से 90 डिग्री का कोण बनाओ पूरब में और 90 डिग्री का कोण बनाओ पश्चिम में, तो ये दो अलग अलग रेखा नहीं होकर के क्या है? ये बिंदु है। इसी प्रकार से नीचे की साइड जाएंगे तो यहाँ पर भी इसको मिलाने के लिए रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि 90 का कोण दोनों का एक ही जगह मिलता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि 90 उत्तरी और 90 दक्षिणी जो अक्षांश रेखा है वो एक रेखा नहीं होकर के एक बिंदु है। ये बात। अक्षांश रेखाओं में थोड़ी सी और चीज याद रखनी है हमें, वो याद रखनी है कि अक्षांश रेखाओं क्या बनाती है? पूर्ण वर्त बनाती है, पूर्ण वर्त बनाती है, जबकि देशांतर रेखाएं होती है वो पूर्ण वर्त नहीं अर्धवर्त बनाती है। पूरा वर्त कैसे बनाती है? जैसे देखो, देशांतर रेखा यहाँ से जाएगी और यहाँ जाके समाप्त हो जाएगी, ये तो देशांतर। जबकि अक्षांश रेखा यहाँ से जाएगी और ये चारों ओर घूम जाएगी इसमें, इस प्रकार से। ये रेखा इस प्रकार होती है, इस प्रकार से। तो ये क्या बनाती है? पूर्ण वर्त बनाती है। इसमें सबसे जो लंबी अक्षांश रेखा वो ये है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा। और भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है, लंबाई कम होती जाती है और अंत में जाकर के बिंदु हो जाती है। दूरी बराबर रहती है, यहां से ऊपर जाने पर दूरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इनकी रेखाओं की लंबाई है, ये सबसे ज्यादा लंबी, फिर ये कम लंबी, और धीरे धीरे इधर से इधर जाने पर, मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर भूमध्य रेखाओं के बीच की दूरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर रेखाओं की जो लंबाई है वो कम होती जाती है। ये अब हम यहां पे कह सकते हैं कि ये अक्षांश की बात है। इसी प्रकार देशांतरों की अगर हम बात करें तो खरबूजे के समान, या मैं ये कहूं कि खरबूजा देखा होगा आपने, तो खरबूजा या तरबूज के समान जो रेखाएं होती है वो कौन सी होती है? या जो खड़ी रेखा होती है, कौन सी? खड़ी रेखा वो कौन सी होती है? खरबूजे के समान वाली रेखा होती है। लॉन्ग यानी लंबाई में, मतलब लंबाई कैसे होती है? उत्तर से दक्षिण तक, जो उत्तर से और दक्षिण तक जो हमारी लंबाई होती है, ऐसे जो लॉन्गिट्यूड रेखा होती है उन्हें क्या बोला जाता है? देशांतर रेखाएं बोला जाता है। इनमें ये जो है 0 डिग्री वाली, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा, प्रधान मामोत्तर रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, GMT रेखा आदि नामों से भी जाना जाता है। इसको मिलाकर के पूर्व दिशा में 180 और इसे मिलाकर के पश्चिम दिशा में 120
380 रेखाएं होती है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। एक देशांतर को पार करने में सूर्य के प्रकाश को, एक देशांतर को पार करने में सूर्य के प्रकाश को जो समय लगता है वो लगता है 4 मिनट का। 4 मिनट का समय लगता है। 360 जो देशांतर है उनको पार करने में समय लगता है वो है 24 घंटे। लगभग 1440 मिनट आएंगे, फिर उनके घंटे बनाएंगे तो 24 घंटे। इसीलिए एक दिन कितने का होता है? 24 घंटे का होता है। देशांतर रेखाएं होती है वो क्या बनाती है? वो बनाती है अर्धवर्त। अर्धवर्त बनाती है देशांतर रेखाएं। ठीक है, देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो गोरे कहलाती है, गोरे। और देशांतर रेखाएं ध्रुवों से ध्रुवों तक होती है, ध्रुवों से स्टार्ट होती है और ध्रुव पे जाकर के समाप्त हो जाती है। देशांतर रेखाओं में सर्वाधिक लंबी रेखाएं नहीं होती। सभी रेखाओं की, सभी जो रेखाएं होती है उनकी लंबाई देशांतरों की बराबर होती है, लेकिन देशांतर रेखाओं में जो इनके बीच की दूरी है वो अलग अलग होती है। अगर हम देशांतर रेखाओं पर बात करें तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इन रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, बीच की दूरी वो क्या होती है? कम होती जाती है और अंत में जाकर के आपस में मिल जाती है। तो भूमध्य रेखा से हम अगर ध्रुवों की ओर जाएंगे, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इनके बीच की दूरी कम होती है। तो सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है देशांतर रेखाओं की? भूमध्य रेखा पर। कितनी होती है? 111.34 किलोमीटर। 111.34 सर्वाधिक दूरी यहाँ होती है और जैसे जैसे जाएंगे तो कम होती जाती है। तो ये तो देशांतर रेखाओं के बारे में और अक्षांश रेखाओं के बारे में थोड़ी सी बातें। देशांतर रेखाएं काम क्या आती है? देशांतर रेखाएं समय ज्ञात करने के काम आती है, समय ज्ञात करने के काम आती है। एक देशांतर को पार करते ही 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनके बारे में था। अब इन्हीं के आधार पर अब हम राजस्थान के बारे में चर्चा करें तो आप लोग अच्छी तरह देख सकते हो। मतलब इसको मैं मिटाऊंगा तो आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हो इतने सारे का। फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इन्हीं के आधार पर अगर हम बात करें अब राजस्थान के ऊपर तो देखते हैं, हमारी ताई वाली कहानी है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। ताई वाली कहानी आपको याद रखना है। यहाँ पे पहली बात तो कि राजस्थान में एक लाइन तो ये होगी और एक लाइन ये होगी, इसके अलावा एक लाइन ये और एक लाइन ये। मैंने पहले बताया आडी रेखा अक्षांश रेखा, तो ये कौन सी रेखा है? यहाँ पे आडी रेखा है। तो ये कौन सी है? अक्षांश रेखा, आडी रेखा। और ये कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा गुजर रही है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, कर्क रेखा। कर्क रेखा प्रारंभ कहाँ से होती है? 23 डिग्री 30 मिनट से प्रारंभ होती है। या कर्क रेखा कहाँ किसे कहते हैं? 23 डिग्री 30 मिनट वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। और राजस्थान जो प्रारंभ होता है वो इसके कुछ नीचे से होता है, 27 मिनट नीचे से होता है। तो 27 मिनट नीचे से राजस्थान प्रारंभ होता है। तो कर्क रेखा में से 27 घटाएंगे तो कितना हो गया? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से हमारा राजस्थान प्रारंभ होता है। राजस्थान कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से। कर्क रेखा से कितना दूर? 27 मिनट दक्षिण में। ठीक है, लेकिन अक्षांश का नाम क्या है? उत्तरी अक्षांश से लेकर के कहां तक? 30 डिग्री 12 मिनट। ये डिग्री का निशान, ये मिनट का, 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार कितना है? अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब अक्षांशीय अंतर कितना है थोड़ा सा ये देख लेते हैं। तो देखो 12 मिनट में से 3 मिनट गए तो कितने बचेंगे? 9 मिनट। और 30 में से 23 गए तो कितने बचेंगे? 7 मिनट। तो ये हमारा अक्षांशीय क्या हो गया? 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय अंतर आ गया। अक्षांशीय अंतर अर्थात मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कितनी रेखाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो कितनी रेखाएं यहाँ पे? 7 रेखाएं हैं ऐसी इन रेखाओं में। तो 7, तो अक्षांश 23 डिग्री से 30-12 तक उत्तरी अक्षांश। अब यहाँ पे इसको मैं समझाऊं थोड़ा सा, उससे पहले और बता देता हूं। देशांतरों की बात करेंगे
तो देशांतरों में ये पश्चिम है यहाँ पे, तो आपको याद रखना पश्चिम में यहाँ पे 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से हमारा राजस्थान प्रारंभ होता है और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा राजस्थान स्थित है। ताई वाली कहानी के लिए लेट हो रहे होंगे आप लोग, गुरुजी ने बहुत सारी चीजें बता दी, हमारे ताई वाली कहानी नहीं बताई। पहले तो ताई वाली कहानी बताऊंगा और उसके बाद में बताऊंगा ये पूर्व से पूर्व क्यों है, उत्तर से उत्तर क्यों है, वो बाद में बताएंगे। देखो आपको याद रखना है कि एक ताई, हमने कल जब पढ़ा था तो हमने यहाँ पे एक चीज और पढ़ी थी, आप लोगों को याद हो तो हमने यहाँ पे एक बात पढ़ी थी और वो बात क्या थी महत्वपूर्ण, वो दिखाता हूँ। ये हमारे राजस्थान का कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु है, बिंदु या छोर, दक्षिणतम बिंदु या छोर है कौन सा, ये भाग। और मैंने कहा था कि यहाँ पर दक्षिणतम बिंदु में क्या है, बोर लगाना है ना। तो एक ताई ने क्या किया, बोर लगाया, किससे, बांस से। तो बोर लगाया, किसने लगाया, ताई ने। तो ताई ने क्या किया, एक बांस उठाया और उस बांस से क्या किया, कुशल पूर्वक बोर लगा दिया। तो देखो बोर लगाया, बोर में कुशलता पूर्वक बांस से, मतलब ऐसे ठोक ठोक करके बोर लगा दिया, तो यहाँ क्या आ गया, पानी आ गया, और पानी भर गया किसमें, कुंडा में, बोर कुंडा। तो आप याद रखना यहाँ पे ताई ने बोर लगाया था, बोर कहाँ लगाया था, दक्षिण में। तो आपको याद कैसे रहेगा ताई कहाँ की रहने वाली थी, ताई बांसवाड़ा की रहने वाली थी। बांस उठाया ताई ने और बोर लगा दिया और कुशलता पूर्वक लगा दिया, तो कुशलगढ़ और बांसवाड़ा और बोर कुंडा में भर लिया, और ताई उस कुंडे में आराम से तैर तैर करके नहा रही थी। इतने में ही ताई ने, जो ताई थी उस ताई के 3 बेटे थे। तो ताई से तो आप 23 याद रखना, ताई से क्या याद रखना आप, 23, और ताई के बेटे कितने थे, 3। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से राजस्थान प्रारंभ होता है, कहां से, दक्षिण से, बांसवाड़ा से। क्यों होता है वो बताऊंगा, अभी रुक जाओ, पहले ट्रिक्स देख लो। ताई के 3 बेटे, एक बेटा रहता था कहां पे, कोणा गांव गंगानगर में, एक बेटा रहता था कहां पे, जैसलमेर में, सम कटरा जैसलमेर में, और एक बेटा रहता था कहां पे, धौलपुर में, धौलपुर में सिलाना गांव, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ताई ने सबसे पहले फोन किया, किसके पास फोन किया ताई ने, सबसे पहले ताई ने यहां से अपने बड़े बड़े बेटे के पास जैसलमेर फोन लगा दिया। ताई ने कहा, हाँ बेटा क्या कर रहा है, कि माँ कुछ नहीं कर रहा, बैठा हूं। कि बेटा तैर ले, मैं तो तैर रही हूं, मैंने तो कल बोर लगाया था, पानी आ गया और आज मैं आराम से तैर रही हूं। तो बड़ा बेटा कहता है कि तेरे को तो तरने की पड़ी है, तेरे को तो तरने की पड़ी है, यहां तो लोग तीसे मर रहे हैं, तीसे, तीसे यानी प्यासे, प्यासे मर रहे हैं। ताई तेरे को तो तरने की पड़ी है, यहां तो लोग तीसे मर रहे हैं जैसलमेर में। तो जैसलमेर में तैरने के लिए कहा, पानी पीने के लिए ही नहीं है, ठीक है। तो तर से 69, ताई ने क्या कहा, बेटा तर, बेटे ने क्या कहा, लोग तीसे मर रहे हैं ताई, तरने के लिए पानी नहीं है। तो ताई ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तू गांव आए ना तब तर लेना। अब ताई को टेंशन हुई कि मैं तो आराम से तर रही हूँ और मेरे बेटे पता नहीं कौन कौन सी टेंशन में, कैसे कैसे रहने। ताई ने फोन लगाया किसके पास में, यहाँ पे गंगानगर में। ताई को विश्वास था कि इधर वाले एरिया में कम बरसात होती है तो वहां। तो ताई ने कहा कि बेटा क्या कर रहा है, कि कुछ नहीं माँ बैठा हूँ आराम से। कि बेटा मैं तो तर रही हूँ, और बड़े भाई से पूछा था कि वहां तो लोग तीसे मर रहे हैं, मतलब प्यासे मर रहे हैं। तो ये कहता है कि ताई चिंता करने की कोई बात नहीं है, गंगानगर में 12 महीने तक गंग नहर बहती है, गंगानगर में 12 महीने तक गंग नहर बहती है, इसीलिए लोग 12 महीने तक कभी भी तीसे नहीं मर सकते। जब 12 महीने तक नहीं मर सकते तो कभी भी तीसे नहीं रह सकते। तो माँ आप चिंता मत करो, मैं कभी तीसा नहीं रह सकता, यहाँ के लोग कभी भी तीसे यानी प्यासे नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या बह रही है, गंग नहर बह रही है, 12 महीने ही बहती है माँ, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब माँ ने क्या किया, फोन किया धौलपुर वाले के पास, उससे बोला अरे बेटा तेरे को कोई खतरा तो नहीं है। कि नहीं नहीं माँ मेरे को किस चीज़ का खतरा, कि बेटा उनके वहाँ तो 12 महीने तक नहर बहती है, पर जो बड़ा भाई है तुम्हारा, बेचारे ने बहुत मेहनत की है, बड़ा है, और उसको तो पानी पीने को भी नहीं है जैसलमेर के अंतर्गत, बड़ा है ना, बड़ा जिला जैसलमेर ही है मतलब ऐसे। तो उसके पास तो, और तू बेटा सबसे छोटा है, तू बड़े भाई की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सबसे छोटा धौलपुर है। ऐसे कि माँ क्या बात हो गई, कि वहाँ तो पीने कोई पानी नहीं है, देख बेटा तेरा भाई नहर में तैरता है और मैं यहाँ पे कुंड में तैरती हूँ, और तू धौलपुर में रह रहा है, तो
क्या करे, उनके पास तो पानी पीने को ही नहीं है। तो ये कहता है कि माँ ऐसा कोई चिंता मत कर, मैं बड़े भाई को बुला लेता हूँ मेरे पास, और यहाँ कोई खतरा भी नहीं है पानी का ऐसा, और वो यहाँ आके तैर लेंगे। तो वो क्या करता है, अपनी माँ से कहता है तू फोन रुक, मैं बड़े भाई को अपने पास बुला लेता हूँ यहाँ पर ही। तो वो फिर बड़े भाई के पास फोन करता है यहाँ पे कि भाई साहब क्या कर रहे हो। माँ बहुत चिंता कर रही थी, अठे आ जाओ और अठे तर लो, अठे आ जाओ, यहाँ कोई खतरा नहीं है पानी खत्म होने का भी, और यहाँ आके तर लो। तो यहाँ आप अठे आ जाओ, अठे, अठे से आप याद रखना अठे तर, अठे आ जाओ, और अठे क्या नहीं है, खतरा। तो आपको याद रखना है कि धौलपुर में आ जाओ छोटे भाई के पास, मेरे पास अठे आके तैर लो, और यहाँ कोई खतरा भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम याद करेंगे। एक बार फिर आपको बताता हूँ क्या याद करना है आपको। एक ताई, तीन बेटे, एक बेटा रहता जैसलमेर में, एक रहता गंगानगर में, और एक रहता धौलपुर में। ताई ने एक बांस लिया, बांस का डंडे से खोद खोद करके क्या बना दिया, एक बोर लगा दिया, बोर में पानी आ गया, ताई को सो गई, और तो देखो बोर पानी आया, कुछ से कुशलगढ़ और बांस से बांसवाड़ा, ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पे। तो यहाँ कितना, ताई, ताई के तीन बेटा, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से राजस्थान प्रारंभ हो गया। उसके बाद में ताई ने फोन किया कहाँ पे, जैसलमेर में। या मान लो ताई ने जैसलमेर फोन किया, उससे पहले कहाँ तक है अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट। तो यहाँ पे जो बेटा है उसने कहा कि माँ मैं प्यासा या प्यासा नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ 12 महीने तक नहर बहती है, ठीक है, गंगा नहर ऐसे। तो यहाँ 30 डिग्री और 12 मिनट, 30 नहीं रह सकते 12 महीने तक ऐसे। अब देशांतरों की बात करें तो यहाँ पे जो उनका बेटा था उनसे कहा बेटा तर ले, तो तर से 69, तर से 69, और वो कहता है कि माँ तरने की बात कर रहे हो, यहाँ तो पानी के लिए प्यासे हैं, मतलब 30 से, तो 30 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से। तो छोटा ही छोटा बेटा कहता है कि बड़े भाई अठे आ जा, और अठे कोई खतरा नहीं है, आराम से तर लेना, ठीक, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब दोस्तों पूर्वी पूर्वी क्या है, उत्तरी उत्तरी क्या है। देखो मैं कह रहा था ना आपको यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, तो यहाँ पे जो 23 वाली लाइन है, 23 वाली लाइन, इस लाइन से हमारा राजस्थान, और ये 30 वाली लाइन तक यहाँ पे, और यहाँ पे जो 69 वाली लाइन है वहाँ से लेके यहाँ पे 78 वाली लाइन तक हमारा राजस्थान यहाँ इन रेखाओं के बीच में है। अगर मैं एक बात करूँ यहाँ पे, तो देखो ये है आपकी 69 वाली लाइन, ये 69 70, फिर 71 72 73 74 75 76 77, और ये 78 वाली लाइन। तो 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 वाली लाइन तक ये हमारा राजस्थान है, देशांतरों में भी। इसी प्रकार से यहाँ पे ये है 23.5 वाली लाइन, उसके बाद 24 25 26 27 28 29 और 30 वाली लाइन तक, यहाँ तक। अगर गलती से आप लोगों ने या मैंने ये यहाँ पे लिख दिया उत्तरी अक्षांश, और यहाँ लिख दिया हमने मान लो दक्षिणी अक्षांश लिख दिया, और यहाँ पश्चिमी अक्षांश और यहाँ पूर्वी अक्षांश, तो हमारा राजस्थान यहाँ से प्रारंभ होगा और यहाँ तक चले जाएगा, और इधर तक से लेकर के इधर तक, तो इतना बड़ा हमारा राजस्थान हो जाएगा। विश्व में क्षेत्रफल जितने कुल स्थलीय भाग का क्षेत्रफल नहीं है उससे भी बड़ा हमारा राजस्थान हो जाएगा, अगर हमने ऐसे लिख दिया पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, तो ठीक है, उत्तर वाली लाइन से उत्तर वाली, पूर्व वाली लाइन से पूर्व वाली लाइन तक के बीच में है। अब देशांतरीय अंतर कितना है, अगर हम बात करें तो हमने देशांतरों के जो अंतर है, तो हमने चीज पढ़ी यहाँ पे 78 डिग्री 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के कितने तक है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अगर मान लो यहाँ पे अलग अलग दिशा होती तो फिर बाद में बहुत सारे देशांतरों का अंतर आता। घटाओ कितने का अंतर है, तो घटाएंगे कैसे, पहले लिखेंगे 78 डिग्री, फिर लिखेंगे 17 मिनट, उसमें से 69 डिग्री 30 मिनट, 60 मिनट की 1 डिग्री होती है, ठीक है। अब 17 मिनट में 30 मिनट जाती नहीं है, 1 डिग्री हासिल लेंगे तो कितनी मिनट आएगी, 60 मिनट। तो 17 और 60 कितने हो जाएंगे, 17 और 60 का अगर हम बात करें तो 77, तो 77 में से 30 गए तो कितना 47 मिनट बचेगी, और यहाँ कितना 8 डिग्री बचेगी। तो यह है देशांतरीय अंतर कितना, 8 डिग्री और 47 मिनट, 8 डिग्री और 47 मिनट। हमने पढ़ा था कि यहाँ पे सूर्य की सर्वाधिक क्या होती है, सीधी किरणें पड़ती है, और जैसे 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 ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है। अब जो प्रश्न आगे बनेगा वो ऐसे बनेगा कि राजस्थान में गंगानगर में सर्वाधिक सीधी किरणें कब पड़ती है, सीधी किरणें कब पड़ती है,
गंगानगर में, देखो प्रश्न अच्छी तरह सुनना, गंगानगर में सर्वाधिक सीधी किरणें कब पड़ती है? सर्वाधिक सीधी किरणें गंगानगर में पड़ती है जून के महीने में। अच्छा, गंगानगर में सर्वाधिक तिरछी किरणें कब पड़ती है? दिसंबर में, क्योंकि पूरे राजस्थान में ही ऐसे होता है। इसी प्रकार सबसे सीधी किरणें कब पड़ती है? जून में। तिरछी कब पड़ेगी? तो यहाँ पे भी हम दिसंबर बोल सकते हैं, दिसंबर। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो किरणें तिरछी होती जाएगी। अब आपको ऐसे मानचित्र दे दिया जाएगा, उस मानचित्र में आपको स्थान दे दिया जाएगा ए, बी, सी और डी। बताओ इसमें सबसे सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी? तो जो सबसे ये कर्क रेखा के नजदीक होगा वहां पे सबसे सीधी किरणें पड़ेगी, जो सबसे उत्तर में होगा कर्क रेखा से दूर वहां सबसे तिरछी किरणें पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पड़ती है सर्वाधिक सीधी किरणें, फिर बाद में सीधी किरणें बी पे पड़ेगी, फिर बाद में यहाँ, और ये सर्वाधिक तिरछी हो जाएगी। यहाँ सर्वाधिक सीधी, फिर कुछ तिरछी, फिर कुछ तिरछी और यहाँ ज्यादा तिरछी, और अगर मान लो कोई यहाँ स्थान है तो यहाँ और भी ज्यादा तिरछी किरणें पड़ेगी। ये बात है। इसी प्रकार हमारा जो राजस्थान है, उस राजस्थान में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अर्थात मैं ये कहूँ कि कटरा, मतलब राजस्थान को दो समान भागों में काटना है, हमने पढ़ा ना, तो कटरा से काटना है समान भागों में, तो सम तहसील कहाँ से? जैसलमेर से काटना है, जैसलमेर, और काट दिया तो उसके बाद में सिलना पड़ेगा, तो सिलाना गांव, राजा खेड़ा तहसील धौलपुर। सिलाओगे नहीं तो राजा दंड दे देगा, खेड़ा दे देगा, धो डालेगा, ऐसे याद करना था ना, हमने याद किया था विस्तार में। तो कटरा और सिलाना के बीच में समय का अंतर कितना है? तो देखो 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लग रहा है? 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। तो कितने मिनट हो गए? 8 डिग्री और 47 मिनट। कितने मिनट है? 8 डिग्री और 47 मिनट। तो हम यहाँ पे याद करके देखते हैं कि वास्तव में कितना समय, 8 डिग्री और 47 मिनट इंटू हम कितना करेंगे? 4 करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम मिनटों को कर लेते हैं। कितना हुआ? 188 हो गई, है ना। 7 चौको 28 का 8, हासिल की 2, 4 चौक 16, 17, 18, 188 सेकेंड हो गई। क्या हो गई? सेकेंड। यहाँ मिनट है तो अब मिनट से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, तो ये क्या हो गई? 32 मिनट हो गई, मिनट। डिग्री से गुणा करेंगे तो मिनट आएगी, और मिनट से 4 को गुणा करेंगे तो सेकेंड आएगी। 32 मिनट, और यहाँ पे सेकेंड को मिनट में बदलेंगे तो इसमें भाग देना होगा कितने का? 60 का, वो भी पूरा पूरा जाना चाहिए। ठीक है, तो 60 दूनी का 120, और 3 बात कर लेते हैं, 3 बार देंगे तो कितना आएगा? 6 3 18, 180। 32 और 3 कितने होते हैं? 3, और बचे कितने? 8, तो 8 क्या आ गई? सेकंड। तो देखो आप कैसे याद रखोगे, 32 और 3 कितने होते हैं? 35, ये क्या हो गई? मिनट, और 8 क्या है? 8 सेकंड। तो राजस्थान के पूर्व और पश्चिम में सूर्य उदय का जो अंतर होता है वो कितना होता है? 35 मिनट 8 सेकंड। दोस्तों, समय ज्ञात कैसे किया जाता है, अगर आप इसको देखना चाहते हो या ये सीखना चाहते हो तो बहुत ही लॉजिक के साथ में, एक बहुत ही सीधा सा है, सिंपल सा है। एक अलग वीडियो में मैं आपको समय ज्ञात करना सिखा दूंगा। ये जब प्रश्न आता है कि लंदन में 11 बजे हुए हैं तो भारत में क्या समय होगा, ढाका 110 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 9 बजे हुए हैं तो भारत में दिल्ली 75 देशांतर पर क्या समय होगा, ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो अधिकांश बच्चे उनको छोड़ देते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि समय ज्ञात करना भी मैं सिखाऊं तो आप कमेंट करना अधिक से अधिक। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं समय ज्ञात करना आपको जरूर से जरूर